आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रजनीश राय आज आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कौन से ऑर्गन के द्वारा और किस प्रकार से रिमूव किए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। क्या होता है, हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। देखिए, एक्सक्रीशन मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। रिमूव करने का मतलब ये है कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या करना, बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इसे अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू आवर बॉडी या फ्रॉम आवर बॉडी बोल सकते हैं, थ्रू आवर बॉडी। क्लियर? यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू आवर बॉडी या फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो जो भी हम चीजें कंज्यूम करते हैं, क्लियर, अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों फूड का कंजप्शन करते हैं। उस फूड के कंजप्शन करने के बाद होता क्या, उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उस एनर्जी से हम अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। बट एनर्जी परफॉर्म होते समय यानी जब एनर्जी बनाने की प्रोसेस हो रही होती है उसी समय कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। क्लियर? अब ध्यान सुनिए, मेटाबॉलिक वेस्ट होते क्या है। जैसे अगर बात की जाए तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी के लिए, एनर्जी में यानी कि जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर, फैट होगा, विटामिन होंगे और इसके अलावा फिर प्रोटीन होंगे। ये तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ये होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन या फिर प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म है, इन्हीं से क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि फूड से हमें यही चीजें तो मिलती है, हम ये चीजें तो कंज्यूम करते हैं। अब ये क्या है, हमारी बॉडी के द्वारा इन्हें डाइजेस्ट करके इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए तो देखो, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इन्हें हम ये जान लेते हैं ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। अगर बात की जाए तो कार्बन डाई और फैट ये दोनों ही स्पेशली एनर्जी सोर्स होते हैं, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्पेशली ये क्या है, ये तीन प्रकार के ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट और फैट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, विटामिन में भी यही प्रोसेस होती है। बट प्रोटीन की अगर बात की जाए जिससे प्लस नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट और एक साथ जुड़ जाता है। क्लियर? यानी इन चारों चीजों से मिलकर प्रोटीन बना है। इन तीनों चीजों की बात करें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट बना है। तो जब इनको क्या सिंपल फॉर्म में जब इन्हें डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के द्वारा, जो कि हमने डाइजेशन में देखा है किस प्रकार से कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, तो आगे देखिए अगर डाइजेशन किस प्रकार से होता है तो इसकी प्रोसेस आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी जो कि बनी हुई है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे बन जाता है बेटा जी ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब ध्यान सुनिए, ग्लूकोज में होते क्या, यही तीनों एलिमेंट क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्म कर लेते हैं। प्लस इन्हीं से प्रोडक्शन होता है। अगर वेस्ट के फॉर्म में अगर बात की जाए तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इनमें कुछ परसेंटेज तो क्या एनर्जी का फॉर्म मिल जाते हैं। बट इनकी कुछ परसेंटेज क्या होती है, वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है। प्लस उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ध्यान सुने, ये जो वाटर है ये तो हम यूरिनेशन की प्रोसेस से इसे रिमूव कर देते हैं बॉडी से, या स्वेटिंग के माध्यम से ये वाटर निकल जाता है। इसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स के थ्रू, इसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ये रिमूव हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस हुई है ये क्या लंग्स के थ्रू रिमूव हो जाती है। क्लियर? अच्छा, साथ में जब प्रोटीन का स्पेशली मेटाबॉलिज्म होता है इनसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये क्या हमारी बॉडी के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा रिमूव नहीं किए जाते। इन्हें क्या है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें हमारी बॉडी में एक स्पेशल
फंक्शन करने के लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। क्या है? किडनी के द्वारा इन्हें रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो इस पूरे सिस्टम में हम स्पेशली किडनी के बारे में ही पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने वाले हैं कि किस प्रकार से ऐसे कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो देखो किडनी के अलावा और भी सारे कई ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का काम करते हैं। जैसे बात की जाए तो हमारी जो स्किन है ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का ही एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। कैसे? देखो, जब भी स्वेटिंग होती है कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की परसेंटेज की हमारी बॉडी से रिमूव होती है, या वाटर की भी हमने बात की थी, स्वेटिंग के माध्यम से रिमूव होती है। तो स्किन भी क्या है, एक प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही वर्क करती है। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे लंग्स है। लंग्स क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का ही काम करते हैं। देखा हमने कि जब भी फैट या कार्बोहाइड्रेट का जब कैटाबोलिज्म होता है, उस प्रोसेस में क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स के द्वारा ही तो रिमूव की जाती है। तो लंग्स भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्लियर? तो उसी तरह जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसे हम कहते हैं किडनी, जो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल या बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर? अब ध्यान सुनो, ये सारी प्रोसेस होती कैसे? देखो, अगर बात की जाए तो ये सारी प्रोसेस में की जाती है सेल्स के द्वारा। सेल्स के द्वारा क्यों की जाएगी? क्योंकि सेल्स ही वो प्लेस है ना जहां पे इन सारी चीजों का एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेल्स ही तो करते हैं। सेल्स ही क्या करेंगे, जैसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यही ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी सेल्स तक यानी ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड के इनर सेल्स तक पहुंचाता है। और सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स जो पहले से मौजूद हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन से वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर? अब ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस साथ में क्या है, वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि अलग अलग प्रोसेस से इन्हें रिमूव किया जाता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये जो बाकी वेस्ट यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो तो लंग्स के थ्रू यानी रेस्पिरेशन के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। बट ये जो प्रोटीन का जब कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म मतलब कि जब प्रोटीन को क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में होते हैं जो भी हमारे फूड में प्रोटीन, उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म। क्लियर? अब देखो, जब प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होता है उस दौरान क्या होता है, ढेर सारे नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूस होता है ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते थे। आज एक होता है बेटा जी अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया यानी NH3। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टाइप है नाइट्रोजनस वेस्ट का उसे कहा जाता है यूरिया। क्या कहा जाता है, यूरिया। और जो तीसरा टाइप है उसे कहा जाता है यूरिक एसिड। क्लियर? ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। यानी स्पेशली बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये 3 ही प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी के द्वारा रिमूव करना होता है। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये क्या होता है कि जो ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं, क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं, उन्हें कहा जाता है अमोनियोटेलिक। क्या कहा जाता है, ऐसे एनिमल जो अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनियोटेलिक। क्लियर? ये बात ध्यान रखना क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनियोटेलिक। उसी तरह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया का सेक्रेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्लियर? उसी तरह से यूरिक एसिड के सेक्रेशन करने वाले को क्या कहा जाता है, यूरिको। इसे क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक। क्लियर? अब फिर से सुनिए ध्यान से कि हमारी बॉडी में 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिसमें हमने बात की अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर? हमने फिर जाना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक, यूरिया की सेक्रेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड के सेक्रेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब ये जो प्रोसेस होती है यानी कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा अमोनिया को सेक्रेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है अमोनियोटेलिक
टेलिज्म क्या कहा जाता है? अमोनियोटेलिक। फिर से ध्यान से सुनिए, देखिए क्या अमोनियोटेलिक तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है और ये जो प्रोसेस होती है ना उसे कहा जाता है टेलिज्म। क्लियर? बस इसमें क्या है, LISM ही आपको जोड़ना है एक्स्ट्रा। फिर सुनिए, एनिमल को क्या कहा जाएगा? अमोनियोटेलिक, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? अमोनियोटेलिज्म कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से यूरिया की सेक्रेशन करने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा यूरियोटेलिज्म। क्लियर? क्या कहा जाएगा? यूरियोटेलिज्म। और यूरिक एसिड की सेक्रेशन करने वाले एनिमल को क्या कहा जाएगा, या प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा यूरिकोटेलिज्म। क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिज्म। फिर से सुनिए, क्या है? अमोनिया का सेक्रेशन जो एनिमल करते हैं उन्हें तो टेलिक कहा जाता है, यानी कि अमोनियोटेलिक, और ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है अमोनियोटेलिक। क्लियर? अच्छा, अब जान लेते हैं कुछ इनकी एग्जांपल की, ये कौन कौन से ऐसे एनिमल या ऑर्गेनिज्म हैं जो यानी ये अलग अलग प्रकार की यूरिक या अमोनिया या सॉरी कहने का मतलब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इनका सेक्रेशन करते कौन कौन है। ठीक है, देख कहने का मतलब कुछ बातें जो हमें अगर ध्यान से याद रखें तो हमें एग्जाम्पल एक एक को याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे अमोनिया की बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, इसमें क्या होता है, अमोनिया की सेक्रेशन के लिए वाटर की क्या होती है, इसकी जो परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा, यानी वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, ध्यान से सुनना, कि जो अमोनिया को सेक्रेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी स्पेशली अगर हम बात कर सकते हैं ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसका सेक्रेशन होता होगा जो क्या है वाटर में या वाटर बॉडी से रिलेट होते हैं, क्योंकि वहीं पे तो उन्हें ज्यादा मात्रा में वाटर मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ फिश है जो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं। स्पेशली जो टेडपोल होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं, कौन होते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो भी क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या है, अमोनिया की सेक्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो पाएगी, जितने भी मोस्टली एक्वेटिक एनिमल है उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया का सेक्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखनी है। क्लियर? उसी तरह अगर हम यूरिया की बात करें तो जो यूरिकोटेलिज्म क्या है, प्रोसेस है कौन सी, यूरिया के सेक्रेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो अमोनिया के कंपैरिजन में इन्हें क्या होता है, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं। या मोस्टली एम्फीबियंस भी होते हैं, क्या होते हैं, एम्फीबियंस जितने भी होते हैं वो भी क्या मोस्टली मतलब कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिया का सेक्रेशन करते हैं। उसी तरह जो लार्ज फिशेस होती हैं, यानी जैसे मान लो बात की जाए व्हेल की, शार्क की, ठीक है, यानी जो मोस्टली लार्ज फिशेस होती है वो भी क्या करती हैं, यूरिया का सेक्रेशन करती है। जिसमें हम काउंट कर सकते हैं ह्यूमन को भी। ठीक है, इन्हें क्या है, अमोनिया के कंपैरिजन में कुछ कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो आप विदाउट वाटर हम सर्वाइव कर सकते हैं नहीं, यानी कि हमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, यूरिया का सेक्रेशन करते हैं। क्लियर? उसी तरह बात की जाए यूरिक एसिड के सेक्रेशन की, तो यूरिक एसिड के सेक्रेशन में बहुत ही लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जितने भी कुछ ऐसे स्मॉल रेप्टाइल्स, इसमें भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ रेप्टाइल्स है या फिर जितने भी स्पेशली इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स हैं, जिन्हें वाटर की काफी लेस रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड, उनकी बॉडी के द्वारा यूरिक एसिड का सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो आपने जाना कि हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो 3 प्रकार के थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर? तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल के बारे में आपने जाना कि कौन किस प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट का सेक्रेशन करता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 नंबर का पूछा जाता है, बट इनके एग्जाम्पल में आपके 1 नंबर में ये मिल जाएंगे। क्लियर? काफी आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि सारे वर्ड के एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए याद करने में आपके लिए आसान होगी। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब तक तो हमने जाना बस एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीशन किस प्रकार से वर्क करता है और कितने प्रकार के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। अब हम जानेंगे स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक रफ डायग्राम बनाया गया है आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसमें हमें किन किन चीजों के बारे में जानना है तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के बारे में, यानी जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? एक तो होगी किडनी, जो क्या होती है, पेयर में होती है, यानी कि
क्या होती है, वन पेयर होती है किस चीज की, किडनी की। उसी तरह से फिर होती है यूरेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, यूरेटर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे यूरेथ्रा और फिर जानेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। क्लियर, जानेंगे क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब ध्यान से देखिए, इनके नाम जान लेते हैं, कौन सा ऑर्गन किसे, इनका क्या नाम दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ये है किडनी। किडनी की बात करें तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड सिचुएटेड होती है, यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी इसके क्या बैक साइड, यानी जो जितने भी हमारी स्पाइनल कोड्स हैं, जितने भी स्पाइनल्स है, यानी जितने भी स्पाइन्स है उनके क्या होते हैं बैक साइड, यानी स्पाइन्स के अंदर, यानी कि दोनों तरफ। एक तो क्या होती है जो बीच में स्पाइन्स होती है, एक तो होगी आपकी राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। और ध्यान देना कि जो लेफ्ट साइड की जो आपकी किडनी होती है ये क्या होती है, एज ए कंपेरिजन ऑफ राइट साइड थोड़ी सी हैवियर होती है। क्लियर, अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं किडनी की। तो हमने जाना कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, किडनी हमने जाना कि पेयर में होती है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, यही है आपकी किडनी, ठीक है, जो आपकी एक्सक्रीटरी का सबसे मेन ऑर्गन है। अच्छा आगे देखो, ये किडनी के अगर देखो तो आपको देखने से लग रहा होगा इसका कुछ शेप साइज लगभग ये कैसी होती है, इसे बोला जाता है ये बीन सेट होती है। कैसी होती है, बीन सेट होती है, यानी जैसे बीन्स होते हैं कुछ इसका भी स्ट्रक्चर सेम वैसे होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। और इसकी बात करें तो ये लगभग डार्क कैसी होती है, इसके कलर की अगर बात की जाए तो ये डार्क ब्राउन होती है। कैसी होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। क्लियर, फिर हमने देखा कि जो लेफ्ट वाली होती है वो थोड़ी सी मतलब लाइट हैवियर होती है कंपेरिजन ऑफ राइट किडनी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आपको पार्ट दिख रहा होगा ये जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है, इस पार्ट को कहा जाता है रेनल हाइलम। क्या कहा जाता है, रेनल हाइलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेनल हाइलम। इन्हीं रीनल हाइलम के पास जुड़ा हुआ होता है आपका क्या चीज, यूट्रस, जो कैसा होता है, पेयर में होता है, यानी आप देख सकते हो ये है आपका यूरेटर। क्या है ये, यूरेटर, जो क्या करता है किडनी के द्वारा जो भी सब्सटेंस या जो भी लिक्विड वेस्ट होता है वो से कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम किसका होता है, यूरेटर का होता है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिससे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ये क्या है आपका, यूरेथ्रा। क्लियर, ये आपने नाम देखा, ये आपकी किडनी है, ये आपका यूरेटर है, प्लस यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। क्लियर, अब ध्यान से इनमें होता है, इनकी बात की हमने, फिर हमें जाना कि जो किडनी होती है ये लगभग बीन शेप की होती है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। इसके कलर की बात की जाए तो डार्क ब्राउन होती है, ये पेयर में होती है। और हमारी पूरी बॉडी का जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है, नियर अबाउट 75% टू 80% जो भी हमारे बॉडी का लिक्विड वेस्ट होता है वो किडनी के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। क्लियर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, अच्छा अब देखो होता क्या, यहाँ पे हमने बात की, इसमें जो क्या होता है कि अंदर की तरफ कुछ दबा हुआ जो पार्ट है इसे कहा जाता है रीनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जितनी भी वेन्स और आर्टरीज किडनी तक ब्लड पहुंचाने और वहां से रिमूव होने का जो भी काम करता है, इन्हीं रीनल हाइलम के थ्रू क्या होती है, पूरी किडनी से जुड़ी हुई होती है। क्लियर, फिर ये यूरेटर की बात आपने की कि किडनी के द्वारा जब भी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है तो उसके द्वारा ब्लड के अंदर यानी कि जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है यूरेटर के माध्यम से कहां पे लेके जाया जाता है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाया जाता है। यहाँ पे वो क्या होता है, आपका वेस्ट स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा आप जैसे भी अर्ज होती है आप रिमूव कर देते हो। क्लियर, अब देखो होता क्या, जो किडनी है ना ये क्या होती है, बीन शेप्ड होने के कारण बाहर की साइड उठी हुई होती है। कैसी होती है, बाहर की साइड कैसी होती है, उठी हुई होती है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे तो स्पेशली कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और जो अंदर वाला इसके पार्ट होता है इसे कहा जाता है मेड्यूला। क्या कहा जाता है, मेड्यूला। फिर तो सुनिए, जो किडनी क्या है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो बाहर वाला पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है उसे तो स्पेशली आप कोर्टेक्स के नाम से जानते हो, और जो इनसाइड वाला पार्ट उसे किस नाम से जाना जाता है, मेडुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या, इनमें ये है आपकी स्पेशली वेना कावा बोल सकते हैं। वेना कावा करने मतलब एक ऐसी वेन जो क्या काफी स्ट्रॉन्गर हो, लार्जेस्ट, उन्हें क्या वेन्स ना बोल के वेना कावा का नाम दे दिया जाता है। तो एक तो होती है आपकी आर्टरी और एक होती है आपकी वेन्स। आर्टरी के माध्यम से प्योर ब्लड कहां पे आता है, यानी कि जो आपका ऑक्सीडाइज्ड ब्लड है वो आपकी किडनी में आता है, फिर उसे प्योरीफाई किया जाता है और प्योरीफाई के बाद वेन्स के माध्यम से वो आपका ब्लड कहां पे सेंड कर दिया जाता है, आपकी लंग्स तक, सॉरी आपकी हार्ट तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें होता क्या,
तो किडनी के बारे में स्पेशली हमें इतना ही जानना है। अब हम जानते हैं कि किडनी स्पेशली फंक्शन कैसे करती है। तो जो किडनी होती है इसमें क्या होता है, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। फिर सुनिए कि किडनी के अंदर मिलियंस ऐसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स के बारे में, सॉरी नेफ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इन नेफ्रॉन्स के बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे और जानेंगे नेफ्रॉन्स किस प्रकार से वर्क करते हैं और ये हमारी बॉडी से कैसे हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और हमारे बॉडी के द्वारा इन्हें रिमूव कराया जाता है। क्लियर। तो बात कर रहे थे नेफ्रॉन की, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं कि जो हमारी किडनी उनकी फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर। अब देखो जो नेफ्रॉन्स होते हैं इन्हें समझने के लिए स्पेशली इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एक पार्ट है इसे तो कहा जाता है बोमेंस, क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बोमेंस कैप्सूल। क्लियर। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है इसे कहा जाता है रेनल, क्या कहा जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देखिए स्पेशली जो बोमेंस कैप्सूल है इसमें एक पार्ट और हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, क्या कहा जाता है इसे, ग्लोमेरुलस। और उसी तरह से रेनल ट्यूब्यूल इसे डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, जिनके नाम है स्पेशली जिसे कहा जाता है पीसीटी, यानी कि पूरा फुल फॉर्म इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसी तरह सेकेंड वन है लूप ऑफ हेल्ले, क्या नाम है, लूप ऑफ हेल्लेस। क्लियर। उसी तरह जो थर्ड वन है इसे कहा जाता है डीसीटी, क्या कहा जाता है, डीसीटी, यानी कि जो पीसीटी है इसे पूरे इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल, क्या नाम है इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। इसी तरह से डीसीटी में सीटी का मतलब तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो ही जाएगा। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि घुमावदार, ठीक है, यानी घुमा हुआ है, बस इसका मतलब कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बस इतना ही है। ठीक है। डीसीटी का यानी डी का स्टैंड हो जाएगा डिस्टल, क्या हो जाएगा, डिस्टल, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। यानी कि हमने पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। हमने जाना कि नेफ्रॉन्स को स्पेशली पढ़ने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोमेंस कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल्स में। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में, कौन से पार्ट कहां पे सिचुएटेड है। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो ये एक डायग्राम बनाया गया किस चीज का, अपने नेफ्रॉन्स का, यानी ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन्स कहां होते हैं, हमारे किडनीज में होते हैं। क्लियर। किडनी कहां होती है, तो आंसर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है, जो कि पेयर में होती है। अच्छा, बीन शेप्ड में होती है, डार्क कलर की होती है, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ क्या होता है कि स्पेशली ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये हमारी किडनी में क्या होते हैं, मिलियंस में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, यानी चारों तरफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स ही होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स ही तो क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अब देखो होता क्या है कि जब भी, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था रेनल हाइलम था, यानी इस पार्ट का नाम अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या चीज, रेनल हाइलम के बारे में जाना था। अब देखो ये जो रेनल हाइलम है स्पेशली यहीं पे क्या होता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके नेफ्रॉन्स की। किसकी, नेफ्रॉन्स की जब शुरुआत हो जाती है यहीं पे, तो जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पेशली 3 स्टेप में पूरी होती है। नंबर 1 अगर बात की जाए तो उसका नाम है फिल्ट्रेशन। क्या किया जाता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसका नाम है री एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, री एब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या, सबसे पहले क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन से पहले सबसे पहले उसका फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका री एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो थर्ड स्टेप है उसे कहा जाता है सेक्रेशन। क्या कहा जाता है, सेक्रेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन। ये तीनों स्टेप हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। देखिए ये एक रफ डायग्राम बनाया गया है नेफ्रॉन्स का, जिसमें यहाँ पे आपको दो ऐसे रेड कलर की कुछ बेस के स्ट्रक्चर की साइड दिखाई दे रही है। इनके नाम अगर बात की जाए तो इनके नाम होते हैं ऊपर वाली, यानी कि जहां से ब्लड एक तो बेस जिसके अंदर से क्या होता है, ब्लड हमारे नेफ्रॉन्स में एंटर करता है, और जो दूसरा पोर्शन है वहां से ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद रिमूव होता है। क्लियर। तो जहां से ब्लड हमारे नेफ्रॉन्स में एंटर करता है इसे कहा जाता है अफरेंट, क्या कहा जाता है, एफरेंट एट्रियोल। क्या कहा जाता है, एफरेंट एट्रियोल। और जहां से फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड रिमूव होता है इसे कहा जाता है इफरेंट एट्रियोल। क्या कहा जाता है, इफरेंट एट्रियोल। ध्यान देखिए जहां से इंटर करता है वहां से तो एफरेंट यानी ए से शुरुआत होता है, और जहां से रिमूव होता है इसे कहा जाता है इफरेंट एट्रियोल। क्लियर। अब देखो होता है सबसे पहली स्टेप पूरी होती है जिसका नाम है, क्या नाम है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती का, जैसे ही
आपकी ब्लड यानी कि जैसे ही ब्लड आपकी किडनी में इंटर करता है, कहां से, अभी आपने देखा रीनल हाइलम के द्वारा जैसे इंटर करता है, वहां पे क्या होता है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स में ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पूरा जो आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ही कहा जाता है, क्या चीज, इसे ही कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो एट्रियोल्स इंटर करते हैं ना, ये ढेर सारे कैपिलरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी क्या होता है, एक कोन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना लेते हैं। ये जो कोन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। तो स्पेशली जो फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन का, वो ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है। फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो किस चीज का फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किया जाता है स्पेशली हमारे ब्लड के अंदर जो भी प्रोटीन्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी सॉल्ट है, मिनरल्स है, उन्हें फिल्टर किया जाता है। कहां पे, ग्लोमेरुलस के द्वारा। इसी वजह से पूरा नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्लियर। अच्छा, अब ब्लड जैसे इंटर होगा आपके ग्लोमेरुलस में, यहां से क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उन्हें क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस पूरे ब्लड यानी कि जो आपका प्योर ब्लड है, उसे तो ब्लड के थ्रू यानी उसे बाकी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और जो ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट होते हैं वो स्पेशली आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कहां पे, ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब बस है घुमावदार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे कहा जाता है हेलल्स। क्या कहा जाता है, इसे हम हेलेस बोल सकते हैं, यानी लूप ऑफ हेलल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अच्छा, एक तो होता है ये डिसेंडिंग लूप है, और ये आपका ऊपर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसे डिसेंडिंग लूप कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसे असेंडिंग लूप कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे कहा जाता है डीसीटी। डीसीटी यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। अब होता क्या है, ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ा हुआ होता है आपके किसी से, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है कलेक्टिंग, क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। ये जो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। ठीक है। ये जो आपका डीसीटी वाला पोर्शन है, ये आपके कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी स्पेस बने हुए हैं। यहाँ क्या ढेर सारे, यानी हमने अभी बात की थी हमारी किडनी में मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या कहते हैं, एक ही कलेक्टिंग डक्ट से कई सारे यानी कई हजारों आपके इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो क्या करती है, इनके द्वारा जो भी फिल्टर किया जाता है उसे कलेक्ट करके आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए आगे अब नेक्स्ट स्टेप पे बात की जाए। तो यह होता है यानी कि जैसे ब्लड आपका अफरेंट एट्रियोल के माध्यम से आपके कहां इंटर करता है, ग्लोमेरुलस में इंटर करता है, वो क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उन्हें फिल्टर कर लेता है यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसे दोबारा आपकी ब्लड में मिक्स करके उसकी बॉडी सप्लाई यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसकी सप्लाई कर दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे ही फिल्टर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जो भी फिल्टर करने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ है, उसमें भी कुछ परसेंटेज बची रह जाती है आपकी प्रोटीन और सॉल्ट और मिनरल्स की। ठीक है। उन्हें क्या किया जाता है, यानी कि आपकी पीसीटी में, यानी कि जो आपके वेस्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं उन्हें दोबारा पीसीटी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी को कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। कुछ परसेंटेज तो उसका पीसीटी में एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि लूप ऑफ हेलल्स में इसका ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता। और लास्ट में कुछ भी अगर परसेंटेज मिनरल की परसेंटेज बच जाती है, तो लास्ट पोर्शन है आपका डीसीटी। डीसीटी में वहां पे पूरी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ध्यान रखना है कि आपके जितने भी प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, बस एक्सेप्ट यूरिया, यानी कि आपकी इन रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में केवल यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि जो ह्यूमंस अभी हमने पीछे देखा था कि ह्यूमंस के द्वारा क्या किया जाता है, यूरिया का सेक्रेशन किया जाता है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, अगर बात की जाए यहाँ जो पीसीटी से होते हुए जो आपका वेस्ट है वो कहां पे इंटर करता है, लूप ऑफ हेलल्स में। लूप ऑफ हेलल के बाद ये इंटर करेंगे कहां पे, डीसीटी में। डीसीटी के बाद ये जुड़ा हुआ है आपके कलेक्टिंग डक्ट से। अभी जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये सिचुएटेड होती है आपकी कहां पे, रीनल हाइलम के पास। यानी कि रीनल हाइलम में क्या होता है, वो पार्ट होता है जहां से कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाती है आपकी किस पार्ट से, इसका नाम है आपका यूरेटर। अभी हमने पीछे देखा था, यानी यूरेटर ही क्या है, वो पार्ट है जो आपके पूरे यूरिन को कलेक्ट करके कहां पे लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। क्लियर। अब होता क्या है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक स्क्वैमस टिश्यू से बनी हुई होती है, यानी इलास्टिकल हो सकती है। अब इलास्टिकल होने के कारण क्या होता है, जितनी भी यूरिन, अब जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता चला जाता है। ठीक है। और जैसे उसकी कैपेसिटी फिल हो जाती है, तो हमारे ब्रेन के द्वारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करने के सिग्नल सेंड किए जाते हैं। अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आपको क्या यूरिनेशन की अर्ज होती है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसका सेक्रेशन कर देते हो। थर्ड स्टेप पे आपने बात की उसके सेक्रेशन की। क्लियर। अब देखो होता क्या, थोड़ी सी और डिटेल में इसकी बात की जाए
तो सबसे पहले आपने जाना था कि जो आपका नेफ्रॉन्स होता है ये मिलियंस में होते हैं और कहां होते हैं, आंसर है कि आपके किडनीज में होते हैं। किडनी कहां होती है, आपके एब्डोमिनल कैविटी में। क्लियर। अब देखो नेफ्रॉन्स को पढ़ने के लिए हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, एक हमने जाना था बोमेंस कैप्सूल, दूसरा हमने जाना था रेनल ट्यूब्यूल। ये बात समझ नहीं। अब तो हम बात कर रहे थे कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है बट यूरिया का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। अगर इसका सेक्रेशन नहीं होता, अगर यूरिया का सेक्रेशन हमारे बॉडी के द्वारा नहीं किया जाए तो ये एज ए पॉइजन हमारे बॉडी में क्या होता है, फंक्शन करने लगता है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल। अलग अलग प्रकार की बीमारियों से फिर ग्रसित हो जाओ, फिर ऐसा करोगे लेकिन जिंदगी भर। आगे देखो, अब ये जो यूरिया है ना, इसका सेक्रेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है स्पेशली हमारे किडनी में नहीं होता। फिर क्या होता है, ये हमारे ब्लड में पहले से ही मिक्स होता है। ब्लड में पहले से मिक्स होता है यानी इसका फॉर्मेशन कहीं और हुआ होगा। वो और कौन सी प्लेस है, उसका नाम है लीवर। क्या नाम है, लीवर। यानी कि यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर में होता है। अच्छा, लीवर में कैसे होता है? लीवर के द्वारा ना 2 प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। कौन से, तो नाम देख लेते हैं इनके। एक का नाम है बिलिरुबिन। क्या नाम है, बिलिरुबिन। और जो दूसरा नाम है वो क्या है, बिलिवर्डिन। क्या नाम है, बिलिवर्डिन। ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे क्या करते हैं कि प्रोटीन का जैसे कैटाबोलिज्म होता है, उस कैटाबोलिज्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उनके साथ मिक्स करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया। यूरिया यानी कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक रहे तो क्या है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो क्लियर। तो हमने अभी देखा कि स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने कुछ किडनीज के बारे में, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले अलग अलग ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने जाना कि जो किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेफ्रॉन्स की बात की हमने कि जो कि मिलियंस में होते हैं और हर समय हमारी बॉडी में लगभग, यानी अगर बात की जाए तो किडनी के द्वारा पर मिनट हमारी बॉडी में 1000 to 1200 ml यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है। यानी कि किडनी क्या है, स्पेशली सॉरी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं, जिसे हम बोल सकते हैं यानी कि पर समय 1 लीटर टू 1.2 लीटर तक यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमारी बॉडी में होता रहता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। तो आपने सुना होगा कि अगर बात की जाए कि सबसे बिजीस्ट ऑर्गन्स के बारे में बॉडी में, तो किडनी भी उनमें से वन ऑफ देम है। क्लियर। अब देखो किडनी हमें पेयर्स में मिलती है, बट अगर क्या हो, अगर ये किडनी खराब हो जाए, आपने सुना होगा आसपास कोई ज्यादा एल्कोहलिक होता है तो उसकी पता चलती है कि किडनी खराब हुई। किडनी क्यों खराब हुई थी, बाकी बॉडी ऑर्गन क्यों नहीं खराब, उसका लंग्स क्यों नहीं खराब हुआ, उसका हार्ट क्यों नहीं खराब हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि किडनी क्या करती है, अभी हमने देखा है वही क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। यानी कि ब्लड जितना ज्यादा, यानी ब्लड के अंदर हमारे जितना ज्यादा वेस्ट होगा, किडनी को उतना ही ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ब्लड एल्कोहल होता क्या है, आपको पता है, इथेनॉल और C2H5OH। ये होता है कि जैसे हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो इसके प्यूरिफिकेशन का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। लोग एल्कोहल बस एज ए मे भी कुछ टाइम के हैप्पीनेस के लिए यूज करते हैं, बट अपने किडनी का काम बढ़ा लेते हैं। यानी कि उनकी जो किडनी है उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। खुद को क्या है, बस पिया, यहाँ स्वाद आया, आगे गया, आगे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। आगे बेचारी किडनी को सारा बोझ लेके ढोना पड़ता है। भाई किडनी क्या करती है, उस पूरे ब्लड को क्या, ब्लड के अंदर से अल्कोहल जो मिक्स है उसे धीरे धीरे आराम से उसे सेपरेट करती रहेगी। अब ये बताओ, ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई ज्यादा काम के लिए, अब फिर उसमें से कोई एक खराब हो गई, फिर कहेंगे जी हमारी किडनी खराब होगी। तो बस इतनी से ये ध्यान रखना, बस अल्कोहल इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। अभी हमने बात की कि ब्लड में जितनी ज्यादा वेस्ट की परसेंटेज होगी, आपकी किडनी को उतना ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक है, स्वस्थ रहे और लाइफ को एंजॉय करें मेरी तरह, बाकी आगे देखें, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आती तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस क्लासेस भाई।